नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी डॉट इन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं लेखांकन शब्दावली। लेखांकन शब्दावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस जो हैं हमने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं या फिर जो नहीं देख पाए हैं और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, ताकि आपकी जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप इस शब्दावली की मदद से अपने सामान्य प्रबंध में पूछे जाने वाले प्रश्नों को कई आसान तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आज की लेखांकन शब्दावली में पहला शब्द क्या आता है, तो वो आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी कि व्यावसायिक सौदे। देखिए, इसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो सौदे का मतलब होता है लेन देन या आदान प्रदान। नॉर्मल से अगर हम बात करें तो आदान प्रदान करना। लेकिन सर ये बिजनेस क्या हो गया, तो बिजनेस को बाद में हम समझेंगे, पहले हम आदान प्रदान को समझ लेते हैं या किसी लेन देन को समझ लेते हैं। आदान प्रदान का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच में किसी चीज को लेकर के आदान प्रदान करना। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को क्या किया, एक टॉफी दी है। ठीक है, तो ए ने दिया है और बी ने क्या कर लिया, ले लिया है। तो एक पक्ष दे रहा है और दूसरा पक्ष क्या कर रहा है, ले रहा है। तो यहाँ दो पक्षों के बीच में जो आदान प्रदान होता है किसी वस्तु का, किसी चीज का, तो उसे हम क्या कहते हैं, सौदा कहते हैं या ट्रांजेक्शन कहते हैं। लेकिन ये बिजनेस ट्रांजेक्शन कब बनेगा, तो अगर मिस्टर ए जो है और मिस्टर बी जो है, यहाँ मिस्टर ए यहाँ पर क्या दे रहा है, टॉफी दे रहा है 5 रुपए की, किसको, बी को। ठीक है ना। तो ये जो बी को टॉफी दी जा रही है किसकी, कितने रुपए की, 5 रुपए की। और बी क्या कर रहा है, ए को वो 5 रुपए दे रहा है। तो दोनों पक्षों की तरफ से क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन इस आदान प्रदान को अपन क्या कर सकते हैं, इस लेन देन को क्या कर सकते हैं, मुद्रा में माप सकते हैं। तो इनके बीच जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपको यहां समझना बहुत आसान होगा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है। व्यवसायिक सौदे वे सभी सौदे होते हैं या वे सभी आदान प्रदान व्यवसायिक सौदे कहलाएंगे जो कि मौद्रिक या मुद्रा में मापे जा सकते हैं। यानी कि जिन सभी सौदों को हम मुद्रा में माप सकते हैं वो सभी सौदे क्या कहलाएंगे, हमारे मौद्रिक सौदे यानी कि व्यवसायिक सौदे कहलाएंगे, यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएंगे। अब सर बिजनेस ट्रांजेक्शन का करेंगे क्या, तो देखिए लेखांकन जो होता है वो मात्र बिजनेस यानी कि व्यवसायिक सौदों का होता है। जो गैर व्यापारिक या व्यवसायिक सौदे होते हैं उनका हम लेखांकन या अकाउंटिंग नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मैं बात करूं, आप क्या करते हो, घर पे खाना खाते हो तो आपको मम्मी परोसती है। ठीक है ना, खाना परोसती है। अब मम्मी आपको जो खाना खिला रही है उसमें आप खाना तो ले रहे हो, आपको प्रदान तो हो रहा है, लेकिन क्या आप उसको वापस कर रहे हो या फिर कि उसके बदले में कुछ दे रहे हो क्या मम्मी को, तो आप मम्मी को कुछ नहीं दे रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आदान प्रदान हो रहा है वो पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, यानी कि वो एक पक्ष ही हो रहा है। आदान प्रदान यानी कि व्यवसायिक सौदों का मेन पर्पज ये होता है कि उससे दोनों पक्ष प्रभावित होने चाहिए। लेकिन यही खाना आप कहाँ खाते हो, होटल में खाते हो। तो जब आप होटल में खाना खाते हो तो वहां से आपको क्या मिलता है, खाना मिल जाता है और आप उनको क्या कर देते हो, पेमेंट कर देते हो, पैसा दे देते हो। तो यहाँ दोनों पक्ष प्रभावित हो गए, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, व्यवसायिक सौदे कह सकते हैं। और इसका हमें क्या करना पड़ेगा, लेखांकन करना पड़ेगा या लेखा करना पड़ेगा या अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो व्यवसायिक सौदे को समझना बड़ा आसान है कि जिन सभी सौदों को मुद्रा में मापा जा सकता है या जिसमें दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं। ठीक है ना। तो चलिए अगला हम वर्ड यहाँ पर देखेंगे, वाउचर या प्रमाणक। सर प्रमाणक क्या होता है, वाउचर क्या होता है, तो जैसे कि अगर आपको इस इमेज में देख करके पता लग रहा हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। वाउचर का मतलब होता है एक प्रकार का प्रमाण, एक प्रकार का जो सबूत होता है। अब ये सबूत किस लिए, अभी हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में समझा है कि ए और बी ने कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन किया है, यानी कि ए ने बी को माल बेचा और बी ने ए को क्या किया है, पेमेंट का भुगतान किया है। ठीक है, यहाँ पर गुड्स ये दे रहा है और ये क्या दे रहा है, ये पैसा दे रहा है। तो दोनों के बीच में क्या हुआ, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ। लेकिन इस बिजनेस ट्रांजेक्शन का क्या सबूत है, क्या प्रूफ है, तो यहां पर माल को बेचते समय ए द्वारा माल के साथ क्या दिया जाएगा, बी को एक बिल दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, एक इनवॉइस दिया जाएगा, एक बिल दिया जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रमाणक कहेंगे, यानी कि वाउचर कहेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है उस बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए एक जो सबूत होता है, जो प्रमाण का काम करता है। अब वो रिसिप्ट हो सकती है, कैश मेमो हो सकता है, क्रेडिट नोट हो सकता है, डेबिट नोट हो सकता है, ये इसके कुछ टाइप से या प्रकार हम कह सकते हैं। लेकिन इन सबको किस नाम से जाना जाता है, प्रमाणक के नाम से, वाउचर के नाम से। बीजक हो सकता है, ठीक है ना, आवक बीजक, जावक बीजक। तो इस टाइप से इसके नाम भले आ सकते हैं, लेकिन इन सबका काम क्या है, प्रमाण, सबूत। जो किस बात का सबूत है, जो आप दो पक्षों के बीच में जो व्यवसायिक सौदा हुआ है, जो लेन देन हुआ है, उस बात का सबूत है।
तो आपको क्लियर हो गया होगा प्रमाणक यानी कि वाउचर क्या होता है। सारे वाउचर एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ कुछ वाउचर अपने अपने स्तर पर बदले जा सकते हैं, यानी कि उनके फॉर्मेट अपने अपने स्तर पर बदले जा सकते हैं, लेकिन इन सभी फॉर्मेट में कुछ चीजें कॉमन होती है, जैसे डेट, वाउचर नंबर, उसके बाद हम बात करें तो जिस व्यक्ति से सौदा हो रहा है उसका नाम आता है, उसके सिग्नेचर आ सकते हैं, क्या सौदा हो रहा है यानी कि किस चीज का सौदा हो रहा है, किस माल का सौदा हो रहा है, किस माल की डिटेल हमें लिखना है, कितनी अमाउंट है, डिस्काउंट है या नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिक्स होती है, लेकिन उसका फॉर्मेट जो होता है वो कोई फिक्स नहीं है, आप कैसे भी आप रख सकते हो, लेकिन आपको उस फॉर्मेट में इन डिटेल का होना जरूरी है, जो किस बात का सबूत रहेगा कि आपके और सामने वाले दोनों पक्षों के बीच में क्या हुआ है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है। अब सर इस वाउचर का करेंगे क्या, तो वाउचर जो होते हैं इनकी मदद से हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। क्या करते हैं, अकाउंटिंग। वाउचर के आधार पे ही एक अकाउंटेंट क्या करेगा, जर्नल एंट्री करेगा, लेजर बनाएगा। और जब ऑडिट का काम होगा, ऑडिट का मतलब होता है अंकेक्षण करना, जो एक चार्टेड अकाउंटेंट करता है, जब वो ऑडिट करेगा, आपके अकाउंट्स को चेक करेगा, जांच करेगा, तो वो इन्हीं वाउचर के आधार पे करेगा, इसलिए इनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है और इसलिए इनका नाम क्या है, प्रमाणक है, एक सबूत है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा चर्चा करने जैसा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे, और अगला जो हमारा शब्द आता है वो आता है बिजनेस लॉस यानी कि व्यवसायिक हानि। जैसे लॉस के बारे में तो सभी जान गए होंगे, लॉस यानी कि नुकसान, किसी प्रकार का अगर हमें नुकसान हो जाता है या हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिल पाता है और हमारे पास से कुछ चला जाता है, ठीक है ना, तो वो हमारा नुकसान हो जाता है। अब बिजनेस लॉस क्या होते हैं, तो बिजनेस लॉस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, जब आप इन प्रकारों को समझेंगे तो मुझे लगता है आपको बिजनेस लॉस समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, नॉर्मल लॉस एक होता है और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। एक हो गया नॉर्मल और एक हो गया एबनॉर्मल लॉस। अब सर ये नॉर्मल लॉस क्या है, तो देखिए इसको हम हिंदी में सामान्य हानि कहते हैं, और सामान्य हानि किन कारणों से होती है, जो प्राकृतिक कारणों से हानि हो जाए उसे हम सामान्य हानि कहेंगे। यानी कि ऐसे नुकसान या ऐसे लॉसेस जो नेचुरल तरीके से हो रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल हानि या फिर नॉर्मल लॉस या सामान्य हानि कहेंगे। अब इनके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि कोयला, पेट्रोल, कपूर, इन सभी का नेचर क्या होता है, उड़ जाना। आपने देखा होगा पेट्रोल क्या होता है, उड़ जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कोयला क्या होता है, उड़ जाता है। मैं ओरिजिनल कोयले की बात कर रहा हूं ना कि वो लकड़ी वाला कोयला, ठीक है ना। आप कल से बोल दो कि यार सर ये लकड़ी वाला कोयला तो उड़ नहीं रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे उड़ता नहीं है, उसका वेट कम हो जाता है या उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 टन का कोयला मंगवाया है, ठीक है ना। अब हमारी इंडस्ट्री के लिए हमने 1000 टन कोयला मंगवाया, लेकिन वो इंडस्ट्री तक आते आते, सप्लायर के पास से आपके पास आते आते बीच रास्ते में क्या हो जाता है, उड़ जाता है। उड़ जाने का मतलब उसका वजन कम हो जाता है। तो उसका वजन कितना हो जाता है, तो 995 जो यहाँ पर टन उसका वजन हो गया, यानी कि 5 टन जो कोयला है वो उड़ गया, उसका वेट कम हो गया। अब ये 5 टन का जो नुकसान है, ये नुकसान क्या माना जाएगा, एक सामान्य हानि माना जाएगा, यानी कि नेचुरल लॉस माना जाएगा या नॉर्मल लॉस माना जाएगा। अब सर इससे क्या होता है, क्या इसकी हम अकाउंटिंग करते हैं, तो बिल्कुल नहीं। सबसे पहली चीज तो नॉर्मल लॉस जो होता है वो आप नहीं रोक सकते हो, यानी कि प्राकृतिक तरीके से होने वाली हानि को हम नहीं रोक सकते या कम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसका लेखा भी नहीं किया जाता है और इसका इंश्योरेंस भी नहीं होता है, यानी कि कोई बीमा नहीं होता है। बीमा कंपनी भी नॉर्मल लॉस का कोई बीमा नहीं करती है, कोई इंश्योरेंस नहीं करती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल लॉस क्या होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, और ये इसका इंश्योरेंस करेंगे या नहीं करेंगे, और इसकी अकाउंटिंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो अकाउंटिंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप इसको रोक नहीं सकते हो और इसका हर्जाना बीमा कंपनी नहीं देगी। अब इसी के विपरीत हम बात करें तो आता है एबनॉर्मल लॉस। क्या आता है, एबनॉर्मल यानी कि असामान्य हानि। ऐसी हानि जो अप्राकृतिक कारणों से होती है, जैसे कि मानवीय कारणों से होती है। ये जो सामान्य हानि कौन से कारण से हो रही थी, प्रकृति के कारण से, यानी कि उसका नेचर की वजह से, ठीक है ना। जैसे कि फल का नेचर क्या होता है, सड़ जाना, तो वो जो फल सड़ गया है, वो जो नुकसान हो गया है, उसकी वजह से, वो जो नुकसान हुआ है किसकी वजह से हुआ है, वो प्रकृति की वजह से हुआ है। लेकिन एबनॉर्मल में हानि जो होगी वो कैसे होगी, वो असामान्य तरीके से होगी, यानी कि ये जो होती है ये मानवीय कारणों से होती है या अप्राकृतिक कारणों से होती है, जिसमें चोरी हो जाना, आग जल जाना, दुर्घटना हो जाना, एक्सीडेंट हो जाता है तब, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो लॉसेस होते हैं वो कौन से लॉसेस होते हैं, वो एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, और इन लॉसेस का हर्जाना बीमा कंपनी दे देती है। इसका मतलब इन हानियों का क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। जब ये हानि का इंश्योरेंस हो रहा है और आपको क्लेम मिल रहा है, तो इसका मतलब आप इसकी अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। तो नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग नहीं होती है, लेकिन एबनॉर्मल की अकाउंटिंग होती है। नॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस होता है।
आपको क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस लॉस में क्या आता है, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे इनका प्रभाव पड़ता है हमारे अकाउंट्स पर। अब आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और अगला देखेंगे हम रिसीवेबल या प्राप्य। अगली जो शब्द आ रहा है हमारा वो आ रहा है रिसीवेबल या प्राप्य। सर ये नॉर्मल सा शब्द आपने क्यों लिया, तो मैं आपको इसमें एक छोटा सा कंफ्यूज रहता है कईयों को, जैसे कि प्राप्त और प्राप्य। कुछ को क्या है, इस कंफ्यूजन की वजह से वो अपना जो क्वेश्चन आता है उसको समझ नहीं पाते और गलत कर जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने इस वर्ड को यहां पर लिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्राप्त और प्राप्य दोनों अलग है। छोटा सा माइनर जो है यहाँ पर अंतर है, डिफरेंस है, पर आप अगर समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता आप अगली बार कहीं गलत कर पाएंगे। अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा जाए या इस शब्द को किसी क्वेश्चन में लिया जाए तो उसको समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। अब इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर मैं इमेज में समझा देता हूं। एक होता है बायर, एक होता है सप्लायर, ठीक है ना। अब बायर क्या करता है, सप्लायर से माल परचेस करता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या किया है, 10,000 का माल परचेस किया है, जो गुड्स परचेस किया है, कितने का, 10,000 का। अब सप्लायर क्या करेगा, बायर को माल देगा और बायर सप्लायर को क्या करेगा, पैसा देगा, ठीक है ना, 10,000 रुपए देगा। लेकिन अगर बायर ने सप्लायर को पैसा दे दिया तो सप्लायर के लिए वो क्या हो गया, वो रिसीव्ड हो जाता है, वो प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, जब पेमेंट दे दिया जाए, हैंड टू हैंड कैश दे दी जाए या बाद में दे दी जाए, ठीक है ना, तो जब उसको पैसा मिल जाएगा, किसको, सप्लायर को, तो वो सप्लायर के लिए क्या माना जाएगा, रिसीव्ड या प्राप्त। लेकिन अगर बायर ने अभी तक पैसा नहीं दिया तो वो क्या माना जाएगा, प्राप्य माना जाएगा, यानी कि रिसीवेबल माना जाएगा। तो जब तक हमें पैसा नहीं प्राप्त होता है किसी हमारे ऋणी से तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रिसीवेबल कहेंगे, और जब प्राप्त हो जाएगा तब उसे हम क्या कहेंगे, रिसीव्ड कहेंगे। तो बड़ा सिंपल था। इसी से रिलेटेड एक और यहां पर शब्द आ जाता है पेबल, यानी कि देता। अब जैसे हमने बायर सप्लायर को समझा है, बायर ने क्या किया है, सप्लायर से माल खरीदा है, कितने का, 10,000 का। सप्लायर ने क्या किया है, बायर को माल दे दिया है, कितने का, 10,000 का। अब यहां पर अगर सप्लायर को पैसा नहीं दिया जाता है बायर द्वारा तो ऐसी कंडीशन में बायर के लिए वो पैसा क्या माना जाएगा, पेबल, यानी कि उसको देना है, भुगतान करना है। इसमें भी दो चीजें होती है, भुगतान और एक दे, यानी कि एक पेमेंट और एक पेबल। पेमेंट का मतलब होता है अगर सामने वाले को आपने पैसा दे दिया है, अब आपका उसके ऊपर या आप वो जो है वो आपकी लाइबिलिटीज नहीं है, तो ऐसी कंडीशन पे उसे हम क्या कहेंगे, पेबल कहेंगे या देय कहेंगे, ठीक है ना। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो फिर वो पेमेंट है, और आप पेमेंट अभी तक नहीं कर पाए तो वो पेबल है। तो जब तक आप अपने ऋणी का पैसा नहीं दे पाते हैं, ठीक है, अपने जो क्रेडिटर है उनका पैसा नहीं देते हैं, तब तक वो क्या कहलाएगा, पेबल कहलाएगा। ये जो 10,000 ये क्या कहलाएंगे, पेबल है, अभी मुझे देना बाकी है, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग है, अदत्त है, ठीक है। अगला हम यहाँ पर शब्द देखेंगे दिवालिया, या हम बात करें बैंकक्रप्ट। आपने ये नाम तो सुना ही होगा, बैंकक्रप्ट क्या होता है, दिवालिया क्या होता है। देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ कुछ लोग क्या बोलते हैं, दिवालिया को लेकर के पागल बोलते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप दिवालिया को लेकर के थोड़ा सा ये जो भ्रम भ्रम है आप बच्चों में ना फैलाएं, क्योंकि दिवालिया का मतलब पागल नहीं होता है। दिवालिया का मतलब होता है कंगाल, अगर अपनी शुद्ध भाषा में हम बात करें। आपने देखा होगा कंगाल का मतलब, अब जैसे मैंने कंगाल वर्ड बोला तो आप समझ गए होंगे, कंगाल मतलब फक्कड़ आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। लेकिन ये जो दिवालिया होता है ये कानूनी तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या है, हम यहाँ पर एक लेंगे, यहाँ पर मोहन को ले लेते हैं, ठीक है। अब मोहन जो है ऐसा व्यक्ति है जो बिजनेस कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश इसकी देनदारियां बढ़ जाती है, यानी कि सॉरी इसकी लेनदारियां बढ़ जाती है, इसके क्रेडिटर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और इसकी वजह से ये उनको पेमेंट नहीं दे पाता है और उसको बिजनेस में लॉस हो जाता है। अब जब ये अपनी क्रेडिटर को, अपने दायित्वों को का भुगतान नहीं कर पा रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये कहां जाता है, कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में जाकर के ये दिवालिया घोषित हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का दिवालिया घोषित होना क्या होता है, जब तक आपको न्यायालय, कोर्ट अगर ये दिवालिया घोषित नहीं करे तब तक आप दिवालिया नहीं माने जाओगे। ऐसा नहीं है आपके जेब में कुछ नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, आप फक्कड़ हो तो आप दिवालिया बनेंगे, नहीं। इसके लिए आप कानूनी घोषित होने चाहिए, कानून द्वारा घोषित होना चाहिए कि आप दिवालिया हो, भले आपके पास हो। जैसे कि आपने विजय माल्या को तो आप जानते होंगे, वो क्या हो गए, दिवालिया घोषित हो गए, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर बैंकक्रप्ट का कुछ दिया है उसको हम देख लेते हैं, ए लीगल प्रोसीडिंग। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक कानूनी ये शुरुआत है कि जब व्हेन ए पर्सन आर बिजनेस, या तो एक व्यापारी या फिर एक व्यापार अनेबल टू रीप्ले, यानी कि उसको रीपे करने के लिए क्या कर रहा है, उपलब्ध नहीं है, या आउटस्टैंडिंग और डेब्ट्स, अपनी जो अदत्त देनदारियां हैं
यानी कि लेनदारियां, जो पैसा देना उसको उसको देने के लिए, रीपे करने के लिए जब उसके पास अवेलेबल नहीं होता है पैसा या वो नहीं दे पाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो कानून के पास जाकर के लीगल तरीके से क्या कर सकता है, अपने आप को दिवालिया घोषित कर सकता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दिवालिया क्या होता है। अब ये दिवालिया के लिए कौन सा अधिनियम लगता है, तो अधिनियम लगता है दिवालिया अधिनियम 2016, जो 1 अक्टूबर 2016 को प्रावधान में आया। अब इसके जो नियम है, हम इस आधार पे दिवालिया करेंगे, या अगर आप दिवालिया होना चाहते हो तो आप इस अधिनियम के अंतर्गत ही हो सकते हो। अब बात करेंगे यहाँ पर कि दिवालिया होने पर उसकी वसूली या संपत्तियों का क्या किया जाता है। तो जैसे कि मोहन को 5 लाख रुपए की या 50 लाख रुपए की क्या करनी है, क्रेडिटर का भुगतान करना है। अब मोहन क्या हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, तो कोर्ट इसको दिवालिया घोषित कर देगी यहाँ पर, लेकिन इसकी जो असेट्स होगी, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, इसकी जो पर्सनल संपत्तियां होगी, वो जो भी इनके नाम है उसका सेल करके या सोल्ड करके, उसको बेच करके इन क्रेडिटरों का जितना पेमेंट हो सकता है वो कोर्ट करेगी, न्यायालय करेगी। तो इस टाइप से इसकी संपत्तियों का क्या किया जाएगा, कोर्ट द्वारा लेनदारों का भुगतान किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा दिवालिया क्या होता है। अगला हम यहाँ पर शब्द लेंगे डेबिट, नाम, विकलन जिसको हम बोलते हैं। अब आप जब अकाउंटिंग पढ़ते होंगे तो आपने ये काफी सुना होगा डेबिट और क्रेडिट, या आपका कोई फ्रेंड अगर कॉमर्स में है तो आपने उसके मुंह से डेबिट क्रेडिट तो सुना होगा। तो डेबिट क्या होता है, या नाम क्या होता है, या विकलन क्या होता है, इसके दो नाम होते हैं, नाम भी होता है और विकलन भी होता है। डेबिट एक प्रकार से क्या है, जो लेखांकन के जनक माने जाते हैं लुकास पेसियोली, उन्होंने ये दो नाम दिए हैं, यानी कि डीआर और सीआर। इनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीआर सीआर। अब क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो अकाउंट की भाषा में अगर हम बात करें तो डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। जब हमारे जो लुकास पेसियोनी जो अकाउंट के जनक माने जाते हैं, उन्होंने जब यहाँ पर डेबिट क्रेडिट का निर्माण किया था, तो इसका ये मानना था कि जो बुक्स होती है, बुक्स मतलब जो अकाउंट्स की बुक्स होती है जिसमें हम लेखा जोखा करते हैं, तो ये जो लेखा जोखा किया जाता है, इसको हमें लिखने का एक फॉर्मेट बना के दिया, जिसमें लेफ्ट साइड जो है, ये जो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, डेबिट नाम दे दिया, और राइट हैंड साइड को क्या दे दिया, क्रेडिट नाम। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग इसको प्लस माइनस में समझते हैं कि डेबिट मतलब माइनस और क्रेडिट मतलब प्लस, तो वो गलत है, प्लस माइनस नहीं है। यहां पर रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, इसलिए आप डीआर का यूज करते हो। डीआर का फुल फॉर्म होता है डेबिट रिकॉर्ड, यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको हम डेबिट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, डीआर कहेंगे, डेबिट रिकॉर्ड। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। सीआर का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में सीआर बोल देते हैं। अब इसको थोड़ा सा और समझे, तो जितनी भी आपकी असेट्स होती है, जितने भी आपके एक्सपेंस होते हैं, उन सबको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यानी कि आपके एक्सपेंस, आपकी असेट्स जब बढ़ती है, वो क्या होने पे बढ़ती है, वो डेबिट होने पे बढ़ती है, या नाम होने पे बढ़ती है, विकलन होने पे बढ़ती है। और जितनी भी लाइबिलिटीज आपकी बढ़ती है, जितने भी आपके प्रॉफिट्स आपके बढ़ते हैं, वो क्रेडिट होने पे बढ़ते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। इसी का हमने यहाँ पर क्रेडिट भी समझा है, जिसको हम हिंदी में समाकलन कहते हैं। तो यहां पर क्लियर हो चुका है कि क्रेडिट क्या होता है। जब आप क्या करते हो, आप किसी पुस्तक में रिकॉर्ड कर रहे हो अपने लेन देन को, तो उसको आप राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वो क्रेडिट साइड हो गई, वो क्रेडिट जो कॉलम हो गया वो हो जाता है, ठीक है ना। और क्रेडिट होने से क्या होता है, जो लाइबिलिटीज होती है हमारी, क्या होती है, लाइबिलिटीज, ये लाइबिलिटीज बढ़ती है। अगर लाइबिलिटीज को कम करना है तो आपको उसको डेबिट कर देना होगा। तो यहां पर ना तो डेबिट माइनस है ना प्लस है, ना कोई क्रेडिट प्लस है ना माइनस है, ये दोनों प्लस भी और माइनस भी है, थोड़ा सा आपको समझना होगा। यानी कि कोई चीज मेरी जो असेट्स है, अभी मैंने आपको बताया असेट्स से डेबिट होके क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अगर मुझे असेट्स को कम करना है, तो माइनस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, असेट्स को क्रेडिट कर देना है, ठीक है ना। अब इस केस में देखें तो असेट्स के लिए डेबिट क्या हो गया, प्लस हो गया, और असेट्स के लिए क्रेडिट क्या हो गया, माइनस हो गया। तो डेबिट यहां पर प्लस भी हो रहा है और क्रेडिट यहां पर माइनस हो रहा है। लेकिन इसको दूसरे केस में हम देखें, लाइबिलिटीज में, तो लाइबिलिटीज कब बढ़ती है, क्रेडिट होने पर बढ़ती है, और लाइबिलिटीज कब कम होती है, तो डेबिट होने पर कम होती है। तो देखो यहां पर अब डेबिट क्या बन गया, माइनस बन गया, और क्या बन गया, तो यहां जो लोग ये कहते हैं कि डेबिट मतलब माइनस समझ लो और क्रेडिट मतलब प्लस समझ, तो वो थोड़ा सा गलत है, वो सही नहीं है, ठीक है। अपन रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर
प्लस माइनस किसके बेसिस पे चलेगा, असेट्स और लायबिलिटीज या डेबिट क्रेडिट के बेसिस पे करना है। अगर कोई चीज डेबिट करने पर बढ़ रही है तो स्वाभाविक बात है वो क्रेडिट करने पर कम हो जाएगी, और कोई चीज अगर क्रेडिट करने पर बढ़ रही है तो वो डेबिट करके हमें उसको कम कर देना है। तो आपको क्लियर हो गया होगा डेबिट क्रेडिट क्या होता है, और इसके शॉर्ट फॉर्म जो है उसको आप ध्यान रखिएगा, डीआर और सीआर, जिसका फुल फॉर्म होता है डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड। अब हम लास्ट यहाँ पर देखने वाले हैं शब्द हमारा बुक ऑफ अकाउंट यानी लेखांकन की बहियां। देखिए हम जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं वो बिजनेस ट्रांजेक्शनों को कहीं ना कहीं हम नोट करते हैं, हम लेखा कर रहे हैं। लेखांकन का नाम ही क्या है, लेखा करना या लिखना या उसका अंकन करना। तो इन लेखों को हम कहाँ लिखते हैं, तो जिन बहियों में, जिन बुक्स में, जिन पुस्तकों में हम लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बुक ऑफ अकाउंट कहते हैं। अब बुक ऑफ अकाउंट क्या होती है, तो एक होती है हमारी जर्नल। क्या होती है, जर्नल। जर्नल क्या होता है, तो जर्नल लेखांकन की प्रारंभिक बही मानी जाती है। क्या मानी जाती है, प्रारंभिक बही। क्यों मानी जाती है, क्योंकि सबसे पहले जब भी सौदा होता है उस सौदे की पहचान करने के बाद सबसे पहले जो रिकॉर्ड होता है वो जर्नल बुक में होता है। किसमें होता है, जर्नल बुक में। अब जर्नल बुक के अलावा और भी कुछ सबसाइडरी बुक होती है, यानी कि इसके अलावा भी और भी कुछ जो इसकी सहायक बहियां होती है। जैसे अगर बिजनेस बड़ा होता है तो परचेज बुक होती है जिसमें हम परचेज के लेन देन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। और क्या होती है, तो सेल्स बुक होती है जिसमें हम सेल्स से रिलेटेड रिकॉर्ड करते हैं। एक होती है हमारी कैश बुक जिसमें हम कैश से रिलेटेड करते हैं। एक होती है हमारी सेल्स रिटर्न बुक, एक होती है परचेज रिटर्न बुक। तो जिन जिन सौदों को आप लिखते हो, रिकॉर्ड करते हो, जिन पुस्तकों में रिकॉर्ड करते हो, उन पुस्तकों हमको क्या कहते हैं, लेखांकन बहियों के नाम से जानते हैं, जिनके नाम मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। जर्नल बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। ये क्या होती है, प्रकार है इन बहियों के। इन्हीं में क्या किया जाता है, लेखा जोखा किया जाता है या लिखा जाता है। इसके अलावा क्या होता है, तो लेजर बनते हैं। क्या बनते हैं, लेजर। जर्नल के साथ लेजर हम बनाते हैं, ठीक है ना, लेजर। तो लेजर बुक भी होती है, आपने देखा होगा खाता बही जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खाता बही। तो खाता बही में क्या होता है, हर प्रकार के अकाउंट्स खोले जाते हैं, जिसमें कैश अकाउंट होता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति से, इसकी सप्लायर से हम लेन देन कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया है कि हम लेखांकन करते समय किन किन बहियों का उपयोग करते हैं। तो हम जर्नल बुक का उपयोग करते हैं और साथ में कुछ सहायक बहियां, ये सभी क्या कहलाती है, सहायक बहियां कहलाती है, और प्रारंभिक पुस्तक के नाम से जाना जाता है इन सभी को। लेकिन लेजर क्या होता है, तो लेजर जर्नल के बाद बनाई जाने वाली एक खाता बही है जिसमें सभी खातों के बारे में विस्तृत ब्यौरा होता है। क्या होता है, विस्तृत ब्यौरा। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको जो शब्दावली समझाई है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको जो भी डाउट होते हैं या आप कुछ और अगर हमसे चाहते हैं कि हम इस टाइप का भी वीडियो बना के लाएं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।